हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 19 सितंबर को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है इन विल्मिंगटन जुक्स्टापोजिंग इमीडिएसी विथ लेगेसी। इसमें हम बात करेंगे क्वाड समिट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाला है अलोंग द साइड लाइन्स ऑफ यूएन समिट फॉर फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्वाड समिट के बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है फर्टिलाइजर कैप एंड कट। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके ऊपर यूपीएससी में 100% इस बार क्वेश्चन आ सकता है। मेंस की बात कर रहा हूँ। वेटिंग फॉर फेड रेट कट, द की क्वेश्चन इज हाउ मच। यूएस फेडरल रिजर्व रेट कट करने की बात कर रहा है। कितना रेट कट करेगा ये इंपॉर्टेंट है और इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया के लिए। प्रीलिम्स के लिए यार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई होगी, या फिर सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इन विल्मिंगटन जुक्स्टापोजिंग इमीडिएसी विथ लेगेसी। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल में हम क्वाड समिट के बारे में बात करेंगे जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में अलोंग द साइडलाइंस ऑफ यूनाइटेड नेशन समिट फॉर फ्यूचर होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्वाड के बारे में तो जानते हैं हम। इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज़। कौन कौन सी कंट्रीज़? यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। चारों ही डेमोक्रेटिक एंड लाइक माइंडेड कंट्रीज़ है। 2017 में ये क्वाड्रिलेटरल बनाया गया। इसकी लेकिन शुरुआत 2007 में ही हो गई थी। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे, उन्होंने पहली बार क्वाड फॉर्म करने की बात कही थी, लेकिन ये मटेरियलाइज पूरे 10 साल बाद हुआ। 2017 में क्वाड फॉर्म किया गया। अब शुरू कर लेते हैं आर्टिकल। इसके बारे में सबसे पहले कंटेक्स्ट देख लेते हैं। आफ्टर मच एंटिसिपेशन द लीडर्स ऑफ क्वाड विल कन्वीन फॉर देयर फोर्थ समिट इन विल्मिंगटन, देलावर, यूएस ऑन सितंबर 21। सो फोर्थ समिट होने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स विल्मिंगटन, देलावर में 21 सितंबर को। This meeting marks a full circle since the first in-person Quad Leader Summit hosted by US President Joe Biden in 2021, symbolizing the steady evolution of this strategic partnership. So ये जो मीटिंग है ये कंप्लीट सर्कल कर रही है 2021 में। फर्स्ट समिट जो हुआ था वो भी जो बाइडन की प्रेसिडेंटशिप में यूएस ने होस्ट किया था। 2024 का जो समिट हो रहा है वो भी जो बाइडन की प्रेसिडेंटशिप में ही यूएस होस्ट कर रहा है। सो कहीं ना कहीं ये सिम्बलाइज करता है कि किस तरीके से ये जो ग्रुपिंग है इसमें strategic partnership evolve हो रही है। The summit take place against the backdrop of pressing global challenges, transition in leadership among some member nation, and on the sidelines of United Nations General Assembly and United Nations Summit of the Future. So ये जो आपका समिट होने वाला है क्वाड का, ये किसके बैकड्रॉप में होने वाला है? एक तो जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उसके बैकड्रॉप में, जैसे कि यूक्रेन रशिया, इजराइल पैलेस्टीन एंड चाइना असर्टिवनेस इन इंडो पैसिफिक, है ना। इसके अलावा 2 ऐसी कंट्री हैं जहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स में और दूसरा जापान में। यूनाइटेड स्टेट्स में तो जो बाइडेन ने बोल दिया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ट्रम्प जो है जीतने वाला है। और जो आपका जापान है वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके हारने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सो ये जो समिट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिफोर द चेंज इन द लीडरशिप इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। जो भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो इसी समिट में लिए जा सकते हैं। इंडिया ओरिजिनली स्लेटेड टू होस्ट दिस ईयर समिट ग्रेशियसली डिफर टू यूएस एंड विल नाउ होस्ट टू द नेक्स्ट मीटिंग। इंडिया इस बार होस्ट करने वाला था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को उसने बोला कि ठीक है आप होस्ट कर लीजिए, क्योंकि जो बाइडन की आप हालत जानते हैं, वो इस समय इलेक्शन ईयर है तो वो वैसे भी इंडिया में नहीं आ पाएंगे। G20 के बाद वो वैसे भी ज़्यादा बाहर गए नहीं हैं, ठीक। सो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ही जो है इस बार का समिट होस्ट कर रहा है। इंडिया नेक्स्ट ईयर का समिट होस्ट करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ईयर वाला इंडिया होस्ट करने वाला है। नाउ अगर हम बात करें क्वाड का जो इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वो क्या है? इट हेल्प्स टू एंश्योर दैट फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो
पैसिफिक। ठीक, सो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि किस तरीके से हम इंडो पैसिफिक को फ्री रखें, ओपन रखें और प्रॉस्पेरस रखें। ये क्वाड का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसी के कारण क्वाड फॉर्म हुआ है। वन ऑफ द प्राइमरी गोल ऑफ दिस समिट विल बी टू रेनफोर्स द क्वाड फ्रेमवर्क on maritime domain awareness, which has become increasingly critical in linking regional security, supply chain, infrastructure and technology initiative. So इस समिट का सबसे इम्पॉर्टेंट जो गोल होगा वो कॉड फ्रेमवर्क का जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है इस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक, ये जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है ये है क्या, इसे समझना ज़रूरी है। दिस इनिशिएटिव एम टू स्टैंडर्डाइज regional laws and enhance accountability for violation of international maritime norm, thus promoting a rule based order further. So maritime domain awareness एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू जो रीजनल लॉज हैं, जो कंट्रीज़ हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, वहाँ पर एक स्टैंडर्डाइज लॉज बनाने की बात की गई है। सो एक कॉमन लॉज बना दिए जाएंगे, जैसे कि अनक्लॉज है ना, यूनाइटेड नेशन का अनक्लॉज सी कन्वेंशन, उसमें बहुत सारे गाइडलाइंस लिख दी गई है। उसी गाइडलाइंस के हिसाब से जो कंट्रीज़ हैं वो अपने लॉज बना रही हैं। सो यहाँ पर भी एक स्टैंडर्डाइज रीजनल लॉज बनाने की बात की गई है और कोशिश की जा रही है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल मैरीटाइम नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहा है तो इस तरीके से लॉ बनाए जाएं कि इन कंट्रीज़ के अगेंस्ट में या फिर इन नॉन स्टेट एक्टर के अगेंस्ट में अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो सके। सो ये आपका क्या है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है। ये आपको याद रखना है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है। ये किससे संबंधित है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, कॉड, ईयू और ब्रिक्स। इस तरीके से अलग अलग जो है ग्रुपिंग का नाम दे सकते हैं और पूछ सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। During their last meeting in July 2024 in Tokyo, the Quad Foreign Minister announced the expansion of Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness to the Indian Ocean region, reflecting a strategic to integrate this vast expanse into broader Indo-Pacific narrative. So basically जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो जापान में हुई थी, टोक्यो में हुई थी, और जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया था इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को एक्सपांड करने के लिए, और इंडियन ओशियन की जो कंट्रीज़ हैं, इंडियन ओशियन जो रीजन है वहाँ पर भी इसे इम्प्लीमेंट किया जाना था। सो एक ब्रॉडर एरिया कवर करने की कोशिश की जा रही है इंडो पैसिफिक में। चीज़ें क्लियर है। द जुलाई मीटिंग ऑल्सो हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी UNCLOS as a foundation for freedom of navigation and operational abilities of nation। ठीक है, तो जो अभी जुलाई मीटिंग हुई थी लास्ट वाली जापान वाली, उसमें UNCLOS की इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात की है। अ की फोकस विल बी ऑन द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द साउथ एशिया प्रोग्राम थ्रू इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन बेस्ड इन इंडिया। दिस स्टेप सिग्नल इंडिया एक्सपांडिंग रोल इन MDA and its commitment to maintaining a free open Indo-Pacific by facilitating real-time information sharing with the like-minded partner। सो की फोकस क्या है, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ साउथ एशियन प्रोग्राम थ्रू IFC IOR। जो IFC IOR है ये रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर है, 2018 में इस्टेब्लिश हुआ है और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। सो ये चीज़ भी आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। सो साउथ एशियन प्रोग्राम जो है ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं थ्रू IFC IOR, और कहीं ना कहीं इंडिया का जो रोल है वो धीरे धीरे एक्सपांड होते जा रहा है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में, जिसमें इंडिया जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है अपने लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ में, और इंश्योर कर रहा है कि जो इंडो पैसिफिक है वो ओपन और फ्री रहे किसी भी असर्टिवनेस से। द IFC IOR which currently hosts 12 international liaison officers represent a growing coalition of nation dedicated to upholding the freedom of navigation and rule based maritime order। So IFC IOR करेंटली 12 इंटरनेशनल लियासन ऑफिसर अभी प्रेजेंट हैं, और ये जो कंट्रीज़ हैं ये लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, कोलिशन बना करके ये इंश्योर कर रही है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर रहना चाहिए, स्पेशली इंडो पैसिफिक में। अगर क्वाड के जो एक्सपांसिव एजेंडा है उसकी बात करें तो टोटल 16 वर्किंग ग्रुप्स हैं जो अलग अलग इश्यूज़ पर जो है
काम कर रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, हेल्थ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म. द विल्मिंगटन समिट प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर लीडर टू असेस प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट्स एंड कमिट न्यू इनिशिएटिव. जो अभी वाला समिट होगा वो इन्हीं सारे फ्रंट्स पर क्या कर सकता है, प्रोग्रेस असेस कर सकता है और न्यू इनिशिएटिव शुरू कर सकता है. जैसे कि ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क के इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू किया जाना है इस पर्टिकुलर समिट में. ये पलाऊ में ये नेटवर्क को इम्प्लीमेंट किया जाना है. द डिप्लॉयमेंट ऑफ स्पेस बेस्ड इनिशिएटिव, क्लाइमेट वार्निंग सिस्टम इन मॉरिशस, इसे भी इम्प्लीमेंट करना है. सो इससे रिलेटेड भी डिसीजन लिए जाएंगे. एडवांसमेंट ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट इन इंडो पैसिफिक आइलैंड एंड द आउटकम ऑफ द इनॉग्रल क्वाड साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स स्टेम कोहर्ट. सो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग इस समिट में की जाएगी. अगर हम कॉड की बात करें तो ये एक बेंचमार्क फ्रेमवर्क बना है फॉर इंश्योरिंग अ पीसफुल एंड स्टेबल इंडो पैसिफिक, पर्टिकुलरली इन द लाइट ऑफ शिफ्टिंग जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप. अभी कई सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और ओवरऑल वर्ल्ड ऑर्डर जो है फ्रैक्चर हो रखा है. चाइना का असर्टिव बिहेवियर चल रहा है और इन सारी चीज़ों के बैकड्रॉप में अगर हम बात करें तो जो कॉड है वो काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है और कॉड का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिफाइड एंड प्रोएक्टिव अभी तक के हमें देखने मिला है. आगे किस तरीके से ग्रोथ होगी वो आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा. सो ये आपका कंप्लीट आर्टिकल था. एज कॉड कंटिन्यू टू मैच्योर, दिस समिट कुड बी पिवोटल मोमेंट टू असेस इट्स प्रोग्रेस, स्टैक अगेंस्ट ग्लोबल एस्पिरेशन मैट्रिक्स ऑन सिमिलर इशू, परहैप्स अलाउइंग द कॉड टू ले द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव. सो जैसे जैसे कॉड कंटिन्यू करेगा वैसे वैसे मैच्योर होगा और ये जो सबमिट होने वाला है ये एक पिवटल मोमेंट है टू असेस इट्स प्रोग्रेस स्टेक अगेंस्ट ग्लोबल एस्पिरेशन मैट्रिक्स. जो ग्लोबल एस्पिरेशन मैट्रिक्स है उसके अगेंस्ट में जो कॉड के ऑब्जेक्टिव हैं उसकी प्रोग्रेस को हम असेस कर सकते हैं इस सबमिट में और धीरे धीरे ये मैच्योर होता चला जाएगा और फ्यूचर में कई सारे ऐसे इनिशिएटिव इंश्योर करेगा जिसके थ्रू हमें ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक रीजन मिल सके. ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था. होपफुली आर्टिकल क्लियर है. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वेटिंग फॉर फेड रेट कट, द की क्वेश्चन इज हाउ मच. यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है. GS3 इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है ये. इसके ऊपर आपको कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं. ठीक, फेडरल रिज़र्व अगर रेट बढ़ाता है या फिर कम करता है सो उससे इंडिया की इकॉनमी पे, इंडिया की जो करेंसी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. एप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन होगा, ये सारे एस्पेक्ट आपको पूछे जा सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में. सो 2025 के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, स्पेशली जो बच्चे प्रीलिम्स लिखेंगे नेक्स्ट ईयर. ठीक, शुरू कर लेते हैं आर्टिकल. The highly anticipated two-day meeting of Federal Open Market Committee of the United States Federal Reserve that began on Tuesday is expected to end with the announcement of a rate cut. So highly anticipated 2 days मीटिंग हो रही है किसकी, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की. जैसे कि इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स में फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है. इसमें ऑब्वियसली जो मेंबर्स होंगे वो वहाँ के जो फेडरल रिज़र्व बैंक है उसी के कुछ मेंबर्स होंगे और कुछ गवर्नमेंट के मेंबर होंगे जो कि मॉनेटरी पॉलिसी रेट डिसाइड करेंगे. सो ट्यूसडे को ये मीटिंग जो है शुरू होने वाली है और 2 दिन की ये मीटिंग है. सो वेडनेसडे के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि यूनाइटेड स्टेट का जो फेडरल रिज़र्व है उसने रेट कट किया है या फिर रेट बढ़ाया है. बहुत लोगों को उम्मीद है कि इस बार जो फेडरल बैंक है, फेडरल रिज़र्व है, वो रेट कट करने वाला है और काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेट किया जा रहा है. पर क्वेश्चन ये है कि फेडरल रिज़र्व जो रेट कट करेगा वो कितना करेगा. बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि कम से कम 50 बेसिस पॉइंट कट किया जा सकता है. काफ़ी बैंक्स ऐसे हैं जैसे कि गोल्डमैन सैक, उनका ये मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट फेडरल रिज़र्व रेट कट करेगा. वहीं जेपी मॉर्गन का मानना है कि 50 बेसिस पॉइंट रेट कट होंगे. सो अभी हमें पता चल जाएगा कल कि कितना जो है रेट कट होने वाला है. ठीक, सो ये जो
फेडरल रिज़र्व का रेट कट है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये समझना ज़रूरी है। इससे बाकी कंट्रीज़ की इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यूएस की इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नाउ अगर हम देखें यूनाइटेड स्टेट्स का पेंडेमिक के बाद से जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी बढ़ चुका था। ठीक, पेंडेमिक के बाद सप्लाई साइड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई था, इसके साथ साथ डिमांड साइड इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज़ हुआ था। सो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। मतलब इकॉनमी स्टेगनेंट है और इन्फ्लेशन हाई हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। सो इससे डील करने के लिए जो यूनाइटेड स्टेट की फेडरल रिज़र्व है उन्होंने जो रेट्स थे, है ना, इंटरेस्ट रेट थे, उसे इंक्रीज़ करके रखा था। लेकिन अभी जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में आ चुका है और आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम करना अब नेक्स्ट टारगेट है। और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए ऑब्वियसली जो बैंक होगा, सेंट्रल बैंक, उसको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करना पड़ेगा और उसके लिए वो क्या कर सकता है, जो फेडरल रिज़र्व का रेट है, इंटरेस्ट रेट, उसे कम कर सकता है। अगर फेडरल रिज़र्व का रेट कम होगा तो एक्चुअल में होगा क्या, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी तो जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी आपके प्राइवेट इन्वेस्टर हैं, वो क्या करेंगे, लोन लेना शुरू कर देंगे और ये इन्वेस्ट करेंगे। मनी को अगर इन्वेस्ट करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो चलना शुरू हो जाएगी, है ना। डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई तो इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा। सप्लाई इंक्रीज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। और लोगों की जो ज़रूरत है उसको कैसे पूरी करेंगे, जॉब्स दे करके। सो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा। सो मॉनेटरी पॉलिसी को जो रेट है उसको कम करने से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो जीडीपी बढ़ाना चाहता है, ग्रोथ बढ़ाना चाहता है और अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाहता है, चूँकि इन्फ्लेशन अब कम हो चुका है। स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम आती है कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी इन्फ्लेशन हाई है और इकॉनमी स्टेगनेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में आप मॉनेटरी पॉलिसी रेट कम नहीं कर सकते। क्या, ग्रोथ बढ़ाने के लिए। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी रेट कम किए तो इन्फ्लेशन और आगे भाग जाएगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है। सो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप प्राइस कंट्रोल करना शुरू करते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी रेट बढ़ाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी रेट बढ़ाया, इन्फ्लेशन कंट्रोल किया, उसके बाद फिर इकोनॉमिक ग्रोथ और आपके जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इशू हैं उस पर फोकस किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी रेट कम करके। बाकी कंट्री की बात करें तो यूरोपियन यूनियन में भी यही सिचुएशन थी, वहाँ पर भी धीरे धीरे प्राइसेस कंट्रोल हो चुके हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो चुका है और वहाँ ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने रिसेंटली 25 बेसिस पॉइंट रेट कट किए हैं। ब्राज़ील में भी अभी रिसेंटली मीटिंग होने वाली है ट्यूसडे को, वहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है कि रेट कट किया जाएगा। जापान में रिसेंटली जो सेंट्रल बैंक है वहाँ पर रेट बढ़ाए गए थे और उसके कारण हमने यहाँ देखा था कि इंडिया के जो बाज़ार हैं, जो शेयर मार्केट है, उसमें काफ़ी गिरावट भी आई थी। लेकिन अभी फिर से वहाँ पर मीटिंग होने वाली है और डिसीज़न होगा कि क्या किया जाएगा। ठीक, सो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं इस वक्त रेट कट कर रही है। अब इनके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, स्पेशली जो फेड रेट कट हो रहा है उसके इम्पैक्ट की बात करते हैं। The Fed or other central bank influences employment and inflation primarily using monetary policy tool to control the availability and cost of credit in the economy। ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। सो जो फेड रेट कट होगा उससे अल्टीमेटली जीडीपी बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, जॉब्स इंक्रीज़ होगी। ठीक, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। अब यूएस में जो भी जॉब क्रिएट होगी वहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर के भी आके जॉब करते हैं तो उनके लिए भी बेनिफिट होगा। इसके अलावा और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, the difference between the US and other country rates could widen, making countries such as India more attractive for the currency carry trade। The lower the US rate, the higher the arbitrage opportunity। अब इंडिया में 7% के अराउंड लेट से आपका इंटरेस्ट रेट है और यूएस में 4% के अराउंड। अब 3% का डिफरेंस है तो बहुत सारे जो आपके इन्वेस्टर्स होंगे वो कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, यहाँ से 4% में लोन लिया और इंडिया में 7% उन्हें रिटर्न मिल रहा है तो इंडिया में 7% में वो ये 4% में लोन लिया हुआ पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। यहाँ से 7% उठाएंगे, यहाँ 4% देंगे और 3% इनका प्रॉफिट। पर इसमें रिस्क रहती है। रिस्क क्या रहेगी,
करेंसी के डेप्रिसिएशन होने की। अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो गई तो उनको नुकसान भी हो सकता है और वो नुकसान उन्हें खुद उठाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा डिफरेंस बढ़ेगा, 7 की जगह अगर ये 9% हुआ तो 100% इन्वेस्टर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि रिस्क जो है कम होती चली जाएगी जैसे जैसे ये गैप बढ़ता चला जाएगा इंडिया के इंटरेस्ट रेट में और यूएस के इंटरेस्ट रेट में। अब इंडिया में क्या हो रहा है, कैपिटल फ्लो हो रही है, इंडिया में डॉलर्स आ रहे हैं। इंडिया में डॉलर आ रहे हैं इसका मतलब इंडिया में डॉलर की कोई कीमत नहीं है, खूब सारे डॉलर आ गए, सप्लाई बढ़ गई, है ना, खूब डॉलर इंडिया में हो गए, सप्लाई डॉलर की इंक्रीज हो गई, ऑब्वियसली रुपी कम हो जाएंगे, तो रुपी क्या करेगा, एप्रिशिएट करना शुरू करेगा और डॉलर डेप्रिशिएट करना शुरू करेगा। क्लियर है, क्योंकि डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, रुपी की डिमांड बढ़ गई, द मोमेंट रुपी की डिमांड बढ़ेगी तो रुपी एप्रिशिएट करेगा। चीज़ें क्लियर है क्या? सो ये आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है कि इंडिया की जो रुपी है वो एप्रिशिएट कर। नेक्स्ट है अ लोअर रेट सिग्नल बाय द फेड would also mean high impetus to growth in the US which could be positive news for global growth, है ना। जैसे ही लोअर रेट होगा तो यूनाइटेड स्टेट्स की ग्रोथ होगी, अगर यूएस की ग्रोथ होगी तो पूरे विश्व को फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा, अगर यूनाइटेड स्टेट ग्रो करेगा इसका मतलब यूएस की इनकम बढ़ रही है, अगर यूएस की इनकम बढ़ेगी तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो लोग होंगे वो कंजम्पशन बढ़ाएंगे और कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो इंपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, और इंडिया मान लीजिए बहुत सारा एक्सपोर्ट करता है तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट होगा वो भी बढ़ेगा। सो यूएस की ग्रोथ बढ़ने से इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और इंडिया का अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो इंडिया की जीडीपी भी तो बढ़ेगी। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन करके, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल, ये सारी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। सो ग्लोबल ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा स्टेप है, ग्लोबल ग्रोथ को भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, इसके साथ साथ बाकी कंट्रीज़ को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लोअर रिटर्न इन यूएस डेट मार्केट कुड ऑल्सो ट्रिगर अ चर्न इन इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज़, improving foreign investor enthusiasm. There is lot but also potential impact on currency market stemming from inflows of fund. ये मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से करेंसी मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया के स्टॉक मार्केट हो सकता है कि 2 दिन में काफ़ी बढ़ जाएं। आने वाले 2 दिन अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो आप जो है कोई भी स्टॉक अपना जो आपको अच्छा लग रहा है उसे खरीद सकते हैं ना। सो कौन सा खरीदना है ये सब तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद स्टॉक मार्केट इंक्रीज हो सकता है जैसे ही ये फेडरल रिजर्व रेट कम होंगे। क्रिप्टो करेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपके जो फंड्स हैं उसकी कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। तो लोग क्या करेंगे, 3% 4% में यूएस से लोन उठाएंगे और अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करेंगे जहां उन्हें रिटर्न 10% 15% होगा। चीज़ें क्लियर है। सो ये आपका कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा, ये आपका कंसेप्ट हो जाएगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फर्टिलाइजर कैप एंड कट। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 एग्रीकल्चर मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कार वर्सेस फूड जो डिबेट चल रही है उसके बारे में। एक फैमिलियर डिबेट के बारे में आप पहले से जानते हैं, फूड वर्सेस फ्यूल। फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट हमने कहाँ पर पढ़ी है, जब हम बायोफ्यूल प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हम कई बार फूड को यूटिलाइज़ करते हैं, जैसे कि आपके रॉटन पल्सेस हो गई, राइस हो गई, या फिर आप शुगर केन का इस्तेमाल करते हैं। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो फूड है अवेलेबल फूड ग्रेन उसको डाइवर्ट करके इथेनॉल बना रहे हैं और फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं। सो फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट के बारे में तो हमने बहुत ज़्यादा सुना है, लेकिन इस आर्टिकल में हम फूड वर्सेस कार की डिबेट के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे समझना ज़रूरी है। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र की एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना कितना इम्पॉर्टेंट है इस पर भी चर्चा की जाएगी। ये आपको डायरेक्टली मेंस में पूछा जा सकता है। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल। केमिकल फर्टिलाइज़र आर मेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स हैविंग अल्टरनेटिव इंडस्ट्रियल यूजेस। Ammonia, the key input of nitrogenous fertilizer such as urea, is derived from natural gas that is also a transportation fuel and feedstock for petrochemical and power generation. So जो chemical fertilizer है बेसिकली ये कैसे बनाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल और मिनरल्स का यूज़ करके। ये फॉसिल फ्यूल और मिनरल्स इनके अल्टरनेटिव इंडस्ट्रियल यूज़ भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया जो कि
की इनपुट है यूरिया बनाने में, ये किससे डिराइव होता है? नेचुरल गैस से, CH4 से डिराइव होता है। और नेचुरल गैस का अल्टरनेटिव यूज़ क्या है? इसे एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल भी यूज़ किया जा सकता है, और पेट्रोकेमिकल और पावर जनरेशन में ये एज अ फीड स्टॉक की तरह यूज़ किया जाता है। सिमिलरली अब जो कंपटीशन है रॉक फॉस्फेट ओर के लिए भी होने लगा है। रॉक फॉस्फेट ओर किसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं, किसके लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है? DAP बनाने के लिए, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो कि आपका फर्टिलाइज़र है। और जितने भी अदर फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइज़र है उसके लिए एज अ रॉ मटेरियल रॉक फॉस्फेट ओर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका अल्टरनेटिव यूज़ भी अब होने लगा है। इसको इंक्रीजिंगली हम एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड की तरह यूज़ कर रहे हैं इन इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरीज है उसमें रॉक फॉस्फेट एज अ रॉ मटेरियल लगातार यूज़ हो रहा है। और ये बेसिकली जो कॉस्टली निकल है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स हैं, ये जितने भी कॉस्टली मेटल्स हैं इनको रिप्लेस कर रहा है बैटरी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। As more of phosphoric acid produced from the ore deposit in Morocco, China, Egypt, or Tunisia goes towards making lithium iron phosphate battery, there will be that much less available for manufacturing phosphatic fertilizer. The resultant food versus car dilemma may have echoes of familiar food versus fuel debate arising from the diversion of sugarcane, food grain, vegetable oils for ethanol and biodiesel production. So, जो phosphoric acid प्रोड्यूस हो रही है ओर डिपॉजिट ऑफ मोरक्को से, चाइना से, इजिप्ट से, अब ये बेसिकली जो ओर डिपॉजिट है उसका यूज़ कहाँ किया जा रहा है? आपकी लिथियम आयरन फॉस्फरिक बैटरीज बनाने में। अब ज़्यादातर जो आपके रॉ मटेरियल है वो बैटरीज बनाने में यूज़ हो रहे हैं। सो आपके पास जो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए फॉस्फोरस बचेगा वो काफ़ी कम मात्रा में अवेलेबल रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो डिबेट शुरू हो गई है वो क्या हो गई है? फूड वर्सेस कार की। फूड वर्सेस कार की डिबेट क्यों हो गई है? क्योंकि फर्टिलाइज़र से हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। फर्टिलाइज़र का यूज़ करके अच्छे अमाउंट में फूड प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन अब जो आपके मिनरल्स हैं और जो फॉसिल फ्यूल हैं जिसके थ्रू हम फर्टिलाइज़र बना रहे थे, अब उसका इस्तेमाल जो ईवी कार है उसकी बैटरी बनाने के लिए किया जा रहा है। सो अल्टीमेटली यहाँ पर जो डिबेट है फूड वर्सेस कार डिबेट शुरू हो गई है। India imports nearly half of its natural gas consumption and hardly has any mineable phosphate, potash और elemental sulfur reserves. इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है लगभग हाफ ऑफ द नेचुरल गैस कंजम्पशन इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया में नेचुरल गैस के रिजर्व ज़रूर मिले हैं लेकिन हम ऑलमोस्ट 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट कर रहे हैं जितना हम कंज्यूम करते हैं। और बाकी हमारे यहाँ ना फॉस्फेट, ना पोटाश और ना ही सल्फर के रिजर्व अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम फर्टिलाइज़र अपने यहाँ बना सकते हैं। सो अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया को बहुत ज़्यादा इश्यूज आने वाले समय में आ सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र इंडिया में बनता ज़रूर है लेकिन जो इनपुट्स हैं, जो रॉ मटेरियल है उसे इंपोर्ट करना पड़ता है और डायरेक्टली हम फिनिश्ड फर्टिलाइज़र भी इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर रॉ मटेरियल कम होगा तो इंडिया की जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है उसके ऊपर, और अल्टीमेटली फूड प्रोडक्शन पर और भी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो इंडिया का एग्रीकल्चर बाय एंड लार्ज किस पे रिलाई करता है? यूरिया पे रिलाई करता है, DAP पे रिलाई कर रहा है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसी के थ्रू क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है और प्रोडक्टिविटी और यील्ड बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सो all the more reason why a country that is substantially dependent on imports of both finished fertilizer and input used for their domestic manufacturers need to focus on efficient nutrient application. इसलिए इंडिया के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा कि इंडिया को जो फर्टिलाइज़र है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और फोकस करना है एफिशिएंट न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन के ऊपर। जो हम नाइट्रोजन दे रहे हैं प्लांट्स को, जो फॉस्फोरस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पोटाश प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी न्यूट्रिएंट सॉइल को दिए जा रहे हैं, प्लांट्स को दिए जा रहे हैं, वो एफिशिएंट वे में होना चाहिए। वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देयर वॉज अ टाइम व्हेन फार्मर हैड टू बी इंटेंसिफाइज टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर फॉर बूस्टिंग क्रॉप यील्ड्स. Today they need to be restrained from over
ओवर एप्लीकेशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का समय था जब हम फार्मर्स को बोल रहे थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, लेकिन आज वो समय है जब सरकार को फार्मर्स को रोकना होगा कि ओवर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र ना हो, रिस्ट्रेन करना पड़ेगा फार्मर्स को कि ओवर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना हो। हालांकि जो सरकार की अभी पॉलिसी है, जो रूल्स हैं, वो इसके अगेंस्ट में हैं, क्योंकि जो सरकार है वो यूरिया में, डीएपी में सब्सिडीज़ दे रही हैं। तो अगर अब प्रेजेंट सिनेरियो की बात करेंगे तो प्रेजेंट सिनेरियो में जो पॉलिसी है, जो प्राइसिंग पॉलिसी है, वो अभी बिल्कुल एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र के अगेंस्ट में है। क्यों अगेंस्ट में है? क्योंकि जब यूरिया बहुत सस्ता अवेलेबल होगा तो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर ये सोचते हैं कि फर्टिलाइज़र का मतलब होता है यूरिया, फर्टिलाइज़र का मतलब होता है डीएपी। आप यूरिया खरीद लो, डीएपी खरीद लो, और उसको सॉइल को ज़रूरत है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको आप यूज़ करते हैं और अपने सॉइल में उसे डाल देते हैं, ये सोचे बिना कि सॉइल की रिक्वायरमेंट क्या है। हालांकि सॉइल हेल्थ कार्ड ज़रूर बनवाया गया है, लेकिन कितने फार्मर इसका यूज़ कर रहे होंगे? ज़्यादातर फार्मर्स के पास इतना नॉलेज होता नहीं है, वो सिर्फ यूरिया को एज अ फर्टिलाइज़र समझते हैं कि ये डालेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, डीएपी डालेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और चूंकि ये सस्ते में अवेलेबल है इसलिए इसकी ज़्यादा खपत भी हो रही है, ज़रूरत ना होते हुए भी ओवर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र हो रहा है, क्योंकि जो प्राइसिंग पॉलिसी है सरकार की वो बिल्कुल भी अभी सही नहीं है। द गवर्नमेंट मस्ट टेक मेजर्स टू कैप इफ नॉट कट द कंजम्पशन ऑफ हाईली एनालिसिस फर्टिलाइज़र लाइक यूरिया। सो जो गवर्नमेंट है कम से कम अगर वो कंजम्पशन कट नहीं कर सकती तो कैप तो लगा सकती है जिसमें वो सब्सिडी दे रही है। जैसे कि यूरिया में बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, डीएपी में सब्सिडी है, आपकी पोटाश में सब्सिडी है। सो इन जो इम्पॉर्टेंट आपके फर्टिलाइज़र है जिसका बहुत इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है, इसमें कैपिंग की जा सकती है। कैसे कैपिंग कर सकते हैं? सरकार ये नियम लगा सकती है कि आपको सब्सिडी सिर्फ 100 किलो यूरिया में मिलेगी या 50 किलो की एक बोरी में ही मिलेगी। उसके बाद अगर आप यूरिया खरीदते हैं तो आपको जो एक्चुअल प्राइस है वो देना पड़ेगा। ऐसे में ओवर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं होगा। इम्प्रूव न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी विल अलाउ रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ बल्क फर्टिलाइज़र एंड ऑल्सो इम्पोर्ट ऑफ देयर इंटरमीडिएट्स एंड रॉ मटेरियल। अगर हम न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी इम्प्रूव करते हैं तो जो बल्क फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन है वो भी कम होगी, और जो इनपुट को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे हैं जिसके प्राइसेस भी आने वाले टाइम में बढ़ेंगे, उसकी भी खपत कम होने लगेगी अगर हम एफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी इम्प्रूव करते हैं। तो न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो प्राइसिंग पॉलिसी इम्प्रूव करके किया जा सकता है। दूसरा, जैसे कि नीम कोटेड यूरिया है, नीम कोटेड यूरिया के थ्रू भी हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। 2016 में यूपीएससी में ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी है ना। ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी से क्या होता है? बूंद बूंद पानी जाता है, तो जो आपके फर्टिलाइज़र है, जो ढेर सारा आपने पानी डाल दिया उसके कारण वो फर्टिलाइज़र बह जाते हैं। तो ऐसे में जो फर्टिलाइज़र प्लांट में सोख होने चाहिए थे, जो सॉइल में सोख होने चाहिए थे, वो तो बह गए। ऐसे में आपका फर्टिलाइज़र क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। सो ड्रिप अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी किस तरीके से सरकार बढ़ा सकती है। तो मेंस में ये भी आ सकता है, द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर लाइज नॉट ओनली इन मोर क्रॉप पर ड्रॉप ऑफ वाटर बट ऑल्सो मोर क्रॉप पर केजी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये लाइन बहुत अच्छी है, ये लाइन पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे क्वेश्चन आएगा? आपको सिर्फ यही लाइन लिख दी जाएगी, द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर लाइज नॉट ओनली इन मोर क्रॉप पर ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब वाटर यूज एफिशिएंसी, बट ऑल्सो मोर क्रॉप पर केजी ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी। समझ में आया क्या? यहाँ पर हम वाटर यूज़ एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं कि कम पानी में ज़्यादा क्रॉप हो और कम फर्टिलाइज़र में ज़्यादा आपकी यील्ड हो। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, इस पे आपको पूछा जा सकता है और इस पे लिख दिया जाएगा कमेंट। इस पे आपको पूरा आंसर लिखना होगा। बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको अच्छे से आप नोट्स बना के रख सकते हैं। चीज़ें क्लियर है?